नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। आज कंप्लीट कर देंगे 2 चैप्टर। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा ये यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आज यहाँ से करते हैं। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया कि इन छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, ने दास समूह के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समय में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया, जहां उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। कामगारों के एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती है, उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता है और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि 3री शताब्दी के एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होती थी। 398 के एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचान जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि ये दावा कर सकें कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं, और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। 2री शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है, हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋण भत्ता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए ऑगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। ऑगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या फ्रैंकिसेंस, एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है, इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बोस्वेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद कर इसके रस को बहने दिया जाता था और रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था। फ्रैंकिसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म राल अरब प्रायद्वीप से आती थी। इन बच्चों को आज़ाद किया जाता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र बॉन्ड नष्ट कर डाले। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। कुछ दस्तावेजों पेपायरस का बहुवचन से हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6वीं शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में, वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे।
यह विद्रोह जूडिया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोम वासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। सामाजिक श्रेणियाँ। आइए अब हम और अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचना जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूह का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर पेट्रस शाब्दिक अर्थ पिता, अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनमें महान घराने से था। पुअर निम्नतर वर्ग यानी कमीनकारू, प्लेब्स, सीडेडा, जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। और अंततः दास। 30वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवार के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में, जो 4वीं शताब्दी प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ, टेसिटस द्वारा उल्लिखित पहले दो समय सेनेटर नाइट का या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक सम्राट वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टेसिटस ने इस सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है। मुख्य रूप से सरकारी सेवा, राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्गों का एक विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से हुमिलिओरिस यानी निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई, निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार, जो ऐसा बताया जाता था कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलाम, जो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलिपियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदा से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सिद्ध कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दी से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समुच्चय पुराकाल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली, सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में उच्च अधिकारियों को गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गई। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तथ्य अभिजात और स्वर्ण जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहाँ असहमति आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून के प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर अंकुश लगाने का काम किया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए
रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाएं तो यह बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करे। रोमन अभिजातों की आमदनियां 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है। एक घुड़दौड़ का मैदान, एपोड्रोम, अनेक मंच, मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानागार। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिसमें अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड थी। परवर्ती पुराकाल। इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज धर्म बना लेने का निर्णय। दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन 284-305 के समय में से प्रारंभ हुए। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांत का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे सेनाधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर कर आए। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। इनके अनुसार मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया। क्या सोलिडस? 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। यह सोलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर डाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल का निर्माण, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी 3 और समुद्र से घिरी हुई थी। चूंकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान सहित ग्रामीण उद्योग धंधों व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापारों का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी सांप्रदायिक समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों की भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दी के पेपायरस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहाँ मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिड से लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था।
निस्संदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6ठी शताब्दियों आज 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मॉर्स जैसे अनेक रोमन, इताली देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म जूडाइज्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास में मोनोलिज्म यानी विविधताहीन नहीं था, अर्थात परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः 4वीं या 5वीं शताब्दी के साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद पॉलीथीज्म विशेष रूप से पश्चिम प्रांत में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा एकासी इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, किंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास में है, तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी है और उनमें आंतरिक एकरूपता है। ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूह के बीच फैलाया गया और वहाँ की प्रमुख धर्म बना दिया गया। ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितने कि आगे चलकर हो गए। ऐसा शक्तिशाली विश्वों की कोशिशों के कारण हुआ, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जनता में आम खुशहालियाँ खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहाँ आबादी 6वीं सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही। हालांकि वहाँ प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागर प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिमी साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह गोथ, वेडल, लोबार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर पोस्ट रोमन राज्य कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 के बीच नष्ट कर दिया। गोल में फ्रैंको का राज्य लगभग 511 से 687 और इटली में लोम्बार्डो का राज्य 568 से 774 ने राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन मेडिवल कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासन का साम्राज्य शहरी महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश तहस नहस हो गया और लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। ससानी शासक जो 3वीं शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, ने मिस्र सहित सभी विशाल पूरे प्रांत में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। बाइजेंटियम अब रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था। 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वह सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्य के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीते जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई।
अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरियाई रेगिस्तान तथा इराकी सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई। जैसा कि हम अगले विषय 4 में पढ़ेंगे, अरब प्रायद्वीप में वहाँ रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। ये मैप देखो, मानचित्र पश्चिम एशिया का है। ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर, ये भूमध्य सागर, ये फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, ये अरब सागर। ये घटनाएं दे रखी हैं, शासक हैं फिर घटनाएं हैं। रेवना की 25 कार्य 547 में इसमें सम्राट जस्टिनियन को दिखाया गया है। दोस्तों आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और ये तिथियाँ वो देख लेना आप, ठीक है। घटनाएं हैं, शासक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।